हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। तो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं एक फ़िल्म की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है बैक टू द फ्यूचर। और ये फ़िल्म जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट फ़िल्म है मेरी लाइफ की, क्योंकि मैंने पिक्चर हज़ारों बार देखी है अपने चाइल्डहुड में, क्योंकि मेरे मामा अमेरिका में रहते थे और उस टाइम पे नया नया VCR आया था। तो वो हर साल जब अमेरिका से आते थे तो कुछ कैसेट्स लेके आते थे, पर ज़्यादातर टाइम्स वो कैसेट्स से रैंडमली अमेरिका से पिक करते थे और वो इंडिया में आके हम लोग को दे देते थे और हमारे सारे कजन्स में बांट देते थे। तो उसमें दो पिक्चरें ऐसी थी जो बहुत ही स्टैंड आउट करी, जिनको हमने बार बार देखा। उसमें से एक पिक्चर थी बैक टू द फ्यूचर और दूसरी पिक्चर का मैं जल्दी ही रिव्यू करूंगा, तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। बट बैक टू द फ्यूचर एक ऐसी फिल्म थी जिसका कैसेट मेरे पास पड़ा था। मतलब हम लोगों के जो कजन्स थे वो सब में कैसेट्स बढ़ जाते थे रैंडमली। तो किसी के पास अच्छी पिक्चर आती थी, किसी के पास ख़राब पिक्चर आती थी। तो मुझे याद है कि मेरे पास कुछ ख़राब कैसेट्स भी थे जो पिक्चर मैंने कभी देखी भी नहीं, मतलब वो सिर्फ पड़ी हुई थी मेरे पास और उसका पोस्टर देखकर ही मेरा कभी वो देखने का मन नहीं हुआ। तो उसमें सिर्फ एक फिल्म थी बैक टू द फ्यूचर, क्योंकि कैसेट हमारे पास पड़ा हुआ था तो मैं इसको बार बार देखता था और इसके एक एक डायलॉग उस टाइम पे मुझे याद था और मैं अपने कजन्स के साथ इसको डिस्कस करता था। तो कहीं पे जो साइंस फिक्शन है उसको लेके मेरा जो इंटरेस्ट था वो बैक टू द फ्यूचर से ही डेवलप हुआ कि कैसे टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, कैसे आप पास्ट में जा सकते हो, चीज़ों को चेंज कर सकते हो। और ये पिक्चर स्टीवन स्पीलबर्ग की थी। स्टीवन स्पीलबर्ग का मैं हमेशा से बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ बचपन में, क्योंकि स्टीवन स्पीलबर्ग ऐसी ही पिक्चर बनाते थे जो बच्चों को भी पसंद आए, एडल्ट्स को भी पसंद आए, सबको पसंद आए। यूनिवर्सल फिल्म बनती थी, दैट्स वाई उनकी सारी फिल्में कमर्शियल हिट्स होती थी। बट इस पिक्चर को डायरेक्ट किया है रॉबर्ट जेमेकिस ने, जो फॉरेस्ट गंप के डायरेक्टर हैं और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट की हैं। सो रॉबर्ट जेमेकिस का भी मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और काफ़ी अच्छी पिक्चर उन्होंने डायरेक्ट की हैं। रोमांसिंग द स्टोन एक फिल्म थी जो बहुत बड़ी हिट हुई थी और माइकल डगलस उससे स्टार बन गया था। तो वो भी पिक्चर जब उन्होंने डायरेक्ट की थी तो वो हाई प्रोफाइल डायरेक्टर बन गए थे। और इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट थी वो काफ़ी टाइम से इधर उधर स्टूडियोज़ में भटक रही थी और बहुत टाइम से ये लोग इस पिक्चर को बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर ये पिक्चर बनना थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स को ये पिक्चर पसंद नहीं आती थी, क्योंकि इसमें रोमांस था, अपनी माँ के साथ अपने बाप से मिलना था, जो कि थोड़ा सा ओडिपस कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड था। एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग होती है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक आदमी को मतलब अपनी माँ से प्यार हो जाता है। तो बेसिकली ये होमर के टाइम में जब ओडिसी लिखी गई थी तो उसमें ये कैरेक्टर्स थे जहाँ पे एक लड़का अपनी माँ के साथ सेक्स करता है, उसको अपनी माँ से प्यार हो जाता है, उसको तो पता नहीं होता है कि वो उसकी माँ है और बाद में उसको ये चीज़ रिवील होती है। तो इस पर काफ़ी स्टोरीज बन चुकी हैं और काफ़ी इसको साइकोलॉजिकली देखा जाता है कि क्या किसी आदमी को अपनी माँ की तरफ लगाव हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली थोड़ा सा अजीब सा है कि किसी को अपने भाई की तरफ या किसी को अपनी बहन की तरफ या अपने माँ बाप की तरफ कभी प्यार की अनुभूति होगी सेक्सुअल वे में, तो वो नॉर्मली नहीं होता है। पर अगर आपको नहीं पता है तो मे बी देयर आर चांसेस दैट इट विल हैपन। सो वो जो थ्योरी है वो भी इसमें एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है। अब इस पिक्चर की जो कहानी है वो बेसिकली एक लड़के की है जिसका नाम है मार्टी मैकफ्लाई, और वो एक केयरफ्री लड़का है जो अपने बाप को देखता है कि उसका बाप ही कांट स्टैंड अप फॉर हिमसेल्फ। एक उसका बाप का फ्रेंड है बिफ करके, जो उसको हमेशा बुरी तरह मिसट्रीट करता है। उसकी माँ जो है वो अपने पति की रिस्पेक्ट नहीं करती, यानी उसके बाप की रिस्पेक्ट नहीं करती। उसके जो भाई बहन हैं वो भी बहुत ही लेजी हैं, बहुत ही निकम्मे टाइप के हैं, बस वो है। तो वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है, पर उसकी एक कूल लाइफ है, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो कॉलेज में पढ़ता है, बहुत पढ़ने में अच्छा भी नहीं है, सब कुछ है। पर उसका एक दोस्त है डॉक्टर ब्राउन करके। तो डॉक्टर ब्राउन जो होते हैं वो उसको अक्सर अपने गैरेज में बुला के, जहाँ वो एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ बुला के उसके साथ बातें करते हैं, दोस्ती यारी है उन लोगों के बीच में। एक अजीब सी रिलेशनशिप है जो कि बड़ी ब्यूटीफुल भी है इस पिक्चर में जो दिखाते हैं। सो एक दिन डॉक्टर ब्राउन उसको बुलाते हैं कि तू कैमरा लेके मैं एक जगह खड़ा हुआ हूँ एक ग्राउंड में, तो वहाँ पे आ जाओ, मुझे तुम्हें कुछ रिकॉर्डिंग करनी है। तो वो मार्टी मैकफ्लाई वहाँ जाता है तो पता चलता है कि उन्होंने एक कार को टाइम मशीन में डेवलप कर दिया है और वो पहले एज अ एक्सपेरिमेंट एक कुत्ते को टाइम मशीन से पीछे भेजते हैं, फिर वापस लेके आते हैं। और जब वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो वो खुद फिर डिसाइड करते हैं कि वो खुद जाएंगे उस टाइम मशीन में और पास्ट में जाएंगे और शायद वो वापस ना आ पाएँ। तो इसलिए वो कहते हैं कि इसकी रिकॉर्डिंग करो ताकि एक प्रूफ रहे कि मैंने ये काम किया था। तो वो टाइम सब सेट करते हैं, सारी मशीन ऑन करते हैं, पर तभी इस जो मशीनरी जो डेवलप की है डॉक्टर ब्राउन ने, उसके पीछे कुछ आतंकवादी पड़े हुए हैं। तो वो आतंकवादी वहाँ पे आ जाते हैं और डॉक्टर को मार देते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए मार्टी मैकफ्लाई उस कार के अंदर घुस जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। उस भागने के चक्कर में डॉक्टर ने उसको सब कुछ समझाया होता है कि टाइम मशीन वर्क कैसे करती है और ये जो कार है इसकी एक पर्टिकुलर स्पीड है, तो उस स्पीड पर जाके जो कार है वो टाइम मशीन में टाइम ट्रैवल कर लेती है। और उसके लिए बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, तो उसके लिए वो प्लूटोनियम यूज़ करते हैं। तो 1.3 गीगाहर्ट्ज़ करके पावर चाहिए होती है जो प्लूटोनियम से ही आ सकती है, जो नॉर्मल पेट्रोल से कार में नहीं आ सकती। तो मार्टी मैकफ्लाई जो होता है अपने आप को बचाने के लिए, जब वो देखता है कि पीछे जो आतंकवादी है उन्होंने रॉकेट लॉन्चर निकाल लिया है, तो वो
टाइम मशीन ऑन करता है और 1.3 मेगाहर्ट्ज़ की स्पीड से 1.3 गीगाहर्ट्ज़ वाली पावर जो है उसमें यूज़ करता है ताकि वो अपने आप को बचा सके। तो अभी उसके पास ऑप्शन ये है कि या तो वो प्रेजेंट में रहे या फिर अपनी जान बचाए। तो वो अपनी जान बचाने के लिए टाइम मशीन ऑन कर लेता है और वो पास्ट में चला जाता है और वो 1985 से 1955 में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने माँ बाप से मिलता है और वहाँ पे उनकी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करता है, उनको बेटर इंसान बनाने की कोशिश करता है। और उस कोशिश में जब वो वापस आता है तब वो बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियोस हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं, आप फिल्म देखो तो आपको समझ में आएगा। बहुत 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 इंटरेस्टिंग है पास्ट की स्टोरीज। तो वो अपने माँ बाप की लाइफ चेंज करता है कुछ हद तक और जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके माँ बाप की लाइफ उसी अकॉर्डिंगली चेंज हो गई जो उसने पास में छोटे मोटे चेंज किए थे, उसकी वजह से मिरेकुलस चेंज आया उसकी लाइफ में। जो उसके बाप जो है वो बहुत ही एग्रेसिव और डायनेमिक आदमी बन चुका है, उसकी मम्मी बहुत स्मार्ट हो चुकी है, भाई बहन जो है वो जॉब करते हैं, काम कर रहे हैं, और जो बिफ है जो उसके बाप के साथ बदतमीजी करता था वो बेसिकली उसकी कार साफ कर रहा है घर के बाहर। तो सब कुछ चेंज हो जाता है मार्टी के छोटे मोटे इंट्रूजन्स करने से। और जो एक्साइटमेंट लेवल है, क्योंकि 1955 में जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी कि प्लूटोनियम हायर कर सके, पर 1955 में जाके मार्टी मैकफ्लाई डॉक्टर ब्राउन के पुराने वर्जन से मिलता है, 30 साल पुराने वर्जन से मिलता है, जो एक्चुअली टाइम टेबल पे वर्क कर रहे हैं। उनके पास डायग्राम्स हैं उसके, पर उन्होंने अभी तक कुछ खोजा नहीं है उसके ऊपर और उस पर अभी तक कुछ बना नहीं पाए हैं। तो 1985 में जो मशीन बना रहे हैं उसकी वो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मार्टी आके उनको कुछ चीज़ें बताता है तो उनको जाके यकीन आता है कि उन्होंने एक्चुअली जाके टाइम मशीन बनाई थी और ये लड़का फ्यूचर से आया है, तो उसकी हेल्प करते हैं। पर अभी एक प्रॉब्लम ये है कि 1.3 गीगाहर्ट्ज़ की एनर्जी लेके कहाँ से आएंगे, क्योंकि प्लूटोनियम तो ये लोग उस टाइम पे इतना इजी अवेलेबल नहीं था। तो मार्टी के जेब में एक पैम्फलेट पड़ा होता है जो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शुरुआत के टाइम में बैठा होता है 1985 में। तो एक औरत उसको देखे जाती है कि पीछे एक चर्च होती है जिसमें लाइटनिंग ने स्ट्राइक किया था और जिसकी वजह से चर्च डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो उसके लिए वो पैसे मांग रही थी, चंदा मांग रही थी। तो वो पैम्फलेट उसकी जेब में पड़ा होता है, वो पैम्फलेट डॉक्टर को दिखाता है। तो डॉक्टर कहता है कि अच्छा इस टाइम पे 1955 में एक लाइटनिंग स्ट्राइक हुई थी इस चर्च पे, अगर हम उसकी एनर्जी को यूज़ कर सकें तो हम इसको तुमको वापस प्रेजेंट में या अपने फ्यूचर टाइम में भेज सकते हैं। तो पर वो एक ही मौका है और बहुत ही स्पेशल मौका है, अगर वो मिस हो जाता है तो मार्टी वहाँ पे ज़िंदगी भर के लिए स्टक हो जाएगा। तो उसका इस्तेमाल करके बहुत ही एक्साइटिंग क्लाइमैक्स में वो उसको वापस भेजते हैं और फिर उसके बाद वो अपने प्रेजेंट में आके देखता है कि उसकी लाइफ कैसे चेंज हुई है। सो ये बेसिकली स्टोरी थी बैक टू द फ्यूचर की। हमको ये पिक्चर इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि अगेन टाइम ट्रैवल पे बेस्ड थी और बहुत ही एक्साइटिंग थी। ये पिक्चर में मतलब वैसा कुछ नहीं कि बहुत ही सेक्सुअल एंगल्स हैं, तो ये एडल्ट के लिए भी थी और बच्चों के लिए भी थी। सो एक टाइम था जब स्टीवन स्पीलबर्ग ने इस तरीके की फिल्में डेवलप करनी शुरू की थी जो कि मैसिव ऑडियंस देख सकती थी और जिसको हम लोग कमर्शियल ब्लॉकबस्टर्स कहते हैं। तो बेसिकली स्टीवन स्पीलबर्ग ने ही उसकी शुरुआत की थी, जो समर ब्लॉकबस्टर इसको कहा जाता था। जॉस पिक्चर से उसने स्टार्ट की थी। खैर इस बारे में कभी और बात करूंगा कि स्टीवन स्पीलबर्ग कितना महान डायरेक्टर है और मैं क्यों उसको इतना एडमायर करता हूँ। तो दो डायरेक्टर हैं कमर्शियल सिनेमा में जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, उसमें से एक है जेम्स कैमरॉन और एक है स्टीवन स्पीलबर्ग। एनीवेज सो इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग फिल्म। और जो चीज़ मुझे इसमें अच्छी लगती है वो ये है कि इट इज़ अ वेरी वेल रिटन फिल्म। इसमें कोई भी एक रिडंडेंट मोमेंट नहीं है, कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको सिर्फ इसलिए दिखाया है कि उसको सिर्फ दिखाना है। लाइक हर चीज़ का एक पर्पस है, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें उसको दिखाने के पीछे एक पर्पस है और वो आगे जाके प्रूव होता है कि वो चीज़ पर्टिकुलरली क्यों दिखाई थी। इवन मार्टी एक जगह एक आदमी से एक्सीडेंट हो जाता है, उसका खुद का बाप होता है, और अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो उसकी लाइफ में आगे जाके कुछ और चेंजेस होते हैं, पर क्योंकि वो एक्सीडेंट होता है इसकी वजह से उसके फ्यूचर में जाके कुछ और चेंजेस होने शुरू होते हैं। तो ये पिक्चर एक बाइबल है उन लोगों के लिए जो टाइम ट्रैवल पे फिल्म लिखना चाहते हैं। इट्स वन ऑफ द परफेक्ट स्क्रिप्ट्स और इसके सक्सेस होने के बाद बहुत लोगों ने इसके ऊपर पिक्चर बनाई भी और इसके अपने सेवरल पार्ट्स भी बने, पर वो पार्ट्स उतने अच्छे नहीं है। मैंने बहुत बाद में देखे थे वो पार्ट्स, पर उतने इंटरेस्टिंग नहीं है जितना फर्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग है। आई थिंक क्योंकि ये स्क्रिप्ट बहुत टाइम डेवलपमेंट में थी, बहुत सारे ड्राफ्ट इसके लिखे गए तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। अब इसका जो लीड एक्टर है वो है माइकल जे फॉक्स, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैंने लगभग इसकी सारी फिल्में देखी हैं और इसका एक सीरियल है स्पिन सिटी जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैंने पूरे सारे सीजन्स देखे हैं उसके। अगर आप ये वंडर करते हो कि शाहरुख खान जैसे हर कोई होता है ना कि मतलब हर आदमी हर एक्टर किसी न किसी एक्टर से सीखता है, हर एक्टर का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है। तो शाहरुख खान ने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ऐसा बोला है कि वो इंस्पायर्ड था माइकल जे फॉक्स से और माइकल जे फॉक्स को वो मतलब लिटरली कॉपी करता था। और अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं शाहरुख खान एक्चुअली उसको कॉपी करता था, उसके मैनरिज्म कॉपी करता था। वेरी स्टाइलिश एक्टर, वेरी गुड एक्टर, पर बाद में इनको एक डिजीज़ हो गई थी जिसकी वजह से ये चल नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे और इनका हाथ पैर मूव नहीं करता था। तो बहुत ही गंदी डिजीज़ है वो। सो उसकी वजह से इनका एक्टिंग करियर मतलब बंद हो गया था, पर इन्होंने इनफ पैसा कमा लिया था कि ये अपना खर्चा चला सकते हैं बेसिकली। एंड ही इज़ अ क्वाइट अ रिच गाय।
एंड बैक टू द फ्यूचर से पहले बेसिकली माइकल जे फॉक्स एक सीरियल करते थे फैमिली टाइज करके, जो कि नंबर 1 सीरियल था, बहुत ही सक्सेसफुल सीरियल था। और जब रॉबर्ट जेमेकिस ने ये स्क्रिप्ट 10 लोगों को पिच करी और रिजेक्ट हुई, उसके बाद स्टीवन स्पीलबर्ग को पिच करी और स्टीवन स्पीलबर्ग ने पिक्चर, उसको स्क्रिप्ट अच्छी लगी और उसको लगा कि इसमें एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। और रॉबर्ट जेमेकिस उस टाइम पे एक बड़ा डायरेक्टर हो चुका था, तो जब उसने पिच करी तो स्टीवन स्पीलबर्ग ने डिसाइड किया कि हम इसको एम्बलिन एंटरटेनमेंट, जो कि स्टीवन स्पीलबर्ग का प्रोडक्शन हाउस है, उसके अंडर में इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने माइकल जे फॉक्स को ही अप्रोच किया था, पर माइकल जे फॉक्स के पास डेट्स नहीं थी, उसके डील थी फाइनल टाइज के साथ कि वो हर हफ्ते उसको इस तरह से शूट करना है। पर उसके बाद उन्होंने किसी दूसरे एक्टर को लिया, शूट किया, पर उनको मज़ा नहीं आया तो उन्होंने पूरा शूटिंग स्क्रैप कर दिया। उसके बाद माइकल जे फॉक्स के साथ दूसरी डील करी, जिसमें उसने बताया कि हम इस तरह से शूट करेंगे कि आपका जो फैमिली टाइज का शेड्यूल है वो रुइन नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, आप वो भी शूट कर सकते हो, इसको भी शूट कर सकते हो। और ये पैक्ट के साथ इन्होंने शूट किया। अब इससे पहले स्टीवन स्पीलबर्ग ने 2-3 फिल्में प्रोड्यूस की थी जो कि मेजर फ्लॉप हुई थी, और डायरेक्ट नहीं की थी, प्रोड्यूस की थी, जो उसमें उसको पैसा नहीं आया था। तो ये वेंचर जो था थोड़ा रिस्की था उसके लिए, अगर इसमें पैसा नहीं आता तो शायद स्टीवन स्पीलबर्ग ने फिल्में प्रोड्यूस करना बंद कर दिया होता। पर ये पिक्चर एक मैसिव सक्सेस हुई और $400 मिलियन के आसपास उस टाइम पे इसने कमाया था, विच वॉज ह्यूज एंड उस टाइम की शायद सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर भी थी ये पिक्चर। So this film is one of the best films that I have seen and one of the films that actually influenced me to become filmmaker। मतलब इस तरह की फिल्में बनाने का मेरा बहुत इंटरेस्ट रहता है। हालांकि बाद में मैं डेविएट हो गया था इंडिपेंडेंट फिल्म्स की तरफ और मैं अनुराग कश्यप का फ़ैन हो गया था। अनुराग कश्यप जैसी फिल्में बनाना चाहता था जो रियलिस्टिकली होती है, रियलिज्म के काफ़ी करीब होती हैं, जो कि बहुत ही स्टूपिड थॉट है कि आप उसी तरीके की फिल्म बनाओ ताकि आपको क्रिटिकली एक्लेम्ड हो जाओ या फेस्टिवल्स में अवार्ड मिल जाए। पर जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो मुझे लगता है कि वो सिर्फ ऑडियंस का है, और वो एक बहुत ही क्लिशेड डायलॉग है कि ऑडियंस का अवार्ड ही सबसे बड़ा अवार्ड है, पर एक्चुअली वो सच्चाई है। आपको हज़ारों अवार्ड मिल जाए पर अगर ऑडियंस आपकी फिल्म लाइक नहीं करती, देन देयर इज नथिंग लाइक दैट। कमर्शियल फिल्म का डायरेक्टर होना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि जेम्स कैमरॉन और स्टीवन स्पीलबर्ग हैं। तो इस पिक्चर में जब आप देखेंगे तो आपको जो रिलेशनशिप है मार्टी मैकफ्लाई और उसके डॉक्टर के बीच में, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फिल्म में कुछ रिडंडेंसी नहीं है। जो लोग अक्सर कहते हैं ना कि यार कैरेक्टर वेल डेवलप नहीं है, हाँ, तो इसमें भी कैरेक्टर वेल डेवलप नहीं है। बहुत सारे कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड नहीं दिखाया है, जो उनकी लाइफ कैसे थी। मतलब एक पॉइंट पे पिक्चर शुरू होती है और एक पॉइंट पे जाके पिक्चर खत्म हो जाती है। वेरी कमर्शियल फिल्म, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बोर करेगा। फिल्म में कॉमेडी भी है और फिल्म में रोमांस भी है, फिल्म में थ्रिल भी है, फिल्म में सब कुछ है, एंड दैट टू इन द गाइस ऑफ अ टाइम ट्रैवलर। साइंस फिक्शन फिल्म है, पर टोटली आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताती जो कि आपको समझ में ना आए। लाइक इंटरस्टेलर जब आप देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ही साइंटिफिकली रिलेटेड है, जिसकी वजह से वो पिक्चर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करती है और आप फिर यूट्यूब पे या रिव्यूज़ पढ़ना शुरू करते हो ये जानने के लिए कि एक्चुअली वो पिक्चर का एंड कैसे हुआ, पिक्चर बनी कैसे, पिक्चर चली कैसे। पर इस फिल्म की जो खासियत है वो ये है कि ये पिक्चर जो है, इसमें कुछ भी ऐसा डिटेल में नहीं बताया है कि टाइम ट्रैवल होता कैसे, क्या होता है। वो उस प्रोसेस में गई नहीं, उन्होंने बस बताया कि उसने वो मशीन इन्वेंट कर दी थी और उसके मशीन के इन्वेंशन के बाद उसने उस चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिल्म इज थ्रू आउट एक्साइटिंग। लगातार कुछ ना कुछ इस फिल्म में हो रहा है जिसकी वजह से फिल्म एक्साइटिंग है और क्लाइमैक्स उसका बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कि हिंदी फिल्मों में आजकल देखने में मैं देखता हूँ कि सबसे खराब बात जो हिंदी फिल्मों की है वो ये है कि आप शुरुआत तो पिक्चर की बहुत अच्छी करते हैं, पर सेकेंड हाफ में जाके आपकी पिक्चर ऐसा लगता है कि जल्दी खत्म करने के लिए आपने पिक्चर को खत्म कर दिया है, आपका क्लाइमैक्स बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। तो ये पिक्चर का क्लाइमैक्स बहुत स्ट्रांग है। जिस तरह से मार्टी मैकफ्लाई अपने माँ बाप को मिलाता है और उसके बाद उसको वापस जाना होता है टाइम में, और वो पूरा एक्साइटिंग जोन है कि एक एक मोमेंट जो है वो एडिटिंग में कट हो गया। 3-4 पैरेलल स्टोरीज चल रही हैं उसमें कि उधर डॉक्टर को ऊपर लाइट का भी जुगाड़ करना है, नीचे मार्टी मैकफ्लाई को एकदम परफेक्ट ये बताना है, ये अपनी गाड़ी दौड़ानी है, और उसके साथ वो डॉक्टर को लेटर भी देता है जिस लेटर में लिखा होता है कि 1985 में उसकी डेथ हो जाएगी, जिसको डॉक्टर फाड़ के फेंक देता है कि वो नहीं जानना चाहता कि फ्यूचर में क्या चीज़ें हो रही हैं, पर इवेंचुअली वो उसी लेटर की वजह से बचता भी है। तो ये फिल्म अगर आपको देखने को मिलती है तो इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये फिल्म अपने आप में इतनी कमाल की फिल्म है कि कमर्शियल फिल्म्स में आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म दैट आई हैव सीन एंड आई कैन सी इट एनी टाइम। मतलब मैं इसको अभी भी देखूंगा तो फिर मुझे मज़ा आएगा इस पिक्चर को। और मैंने आई थिंक 3-4 साल पहले दोबारा इसको देखा था, बचपन में देखा था, उसके बाद मैं 3-4 साल पहले दोबारा इसको डाउनलोड किया था जस्ट टू सी इट, जस्ट टू वो होता नहीं, एक नॉसिएटिंग सी फीलिंग आती है आपको पास्ट की, अपने मेमोरीज़ की, तो उसके लिए आप देखते हैं इस पिक्चर को। तो ये फिल्म इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फिल्म ने कहीं ना कहीं मुझे फिल्म देखने पर और मजबूर किया और मैं इसी तरह की फिल्में और देखना चाहता था। तो इस वजह से मैंने रॉबर्ट जेमेकिस की और बहुत सारी फिल्में देखी, स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्में देखी, जिसके बारे में मैं कभी और बात करूंगा। तो ये फिल्म अगर आपको देखने को मिलती है तो ये फिल्म आप ज़रूर देखिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो कि मुझे बोलना ही होता है। और देखते रहिए क्षितिज से इस व्लॉग। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।